हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जो कि फुली एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होगी। ठीक है, ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगी क्लास 11 की। और ये एनसीईआरटी आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड और कई स्टेट्स के सिलेबस में एनसीईआरटी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट बिना इंट्रोडक्शन का अधूरा होता है। ठीक है, तो बायो और लॉजी। बायोलॉजी मेनली दो भागों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बायो एंड लॉगस। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। इसको आप इसके अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, इसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे बायोलॉजी बोलते हैं, तो बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट लाइफ। ठीक है, बायोलॉजी साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी के एक और एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन सेकंड नंबर वाला आपको एनसीईआरटी से लिया गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 11 में आपने इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। बायोलॉजी साइंस से क्या है, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस के साइंस को ही बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यही आपका एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। और अब बायोलॉजी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बायोलॉजी के फादर थे हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ठीक है, और बायोलॉजी को मेनली दो भागों में बांटा गया है, बोटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बोटनी जो है वो बोटनी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हर्ब यानी प्लांट्स। इसको आप सिंपली इस लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। ठीक है, और ये जूलॉजी, ये मेनली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जू एंड लॉगस। जू का मतलब होता है एनिमल एंड लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, इसको आप सिंपली इस पर डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, और बात करते हैं इनके फादर की, तो बोटनी के हमारे फादर थे थियोफ्रास्टस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फादर ऑफ बोटनी, और जूलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल। Father of biology is Aristotle, father of botany is Theophrastus, father of zoology is Aristotle। ठीक है, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल है। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका और इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि वो आगे चल के 11th में 12th में और आगे आपको काम देगा। ठीक है, अब इससे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो सेल किसके अंतर्गत आता है ये हमें जब मालूम ही नहीं होगा तो हम लोग उसका स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ वैसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को जान लेना आवश्यक है। चलिए हम लोग पहले उन सबके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, बायो के ये वो सारे पार्ट्स हैं जिनका हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानना आवश्यक है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। जैसे अगर हम किसी प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, जब हम प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ इन सब का स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये मॉर्फोलॉजी के ठीक उल्टा होता है। मैंने क्या बताया कि प्लांट में हम लोग जब मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, उसके लीव्स को, रूट्स को और स्टेम को। ठीक है, और एनाटॉमी में हम लोग जाइलम, फ्लोएम और क्लोरोफिल का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनम। किसी भी सेल और उसके बारे में हम लोग जो आंतरिक सेल के बारे में पढ़ते हैं उसका अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जैसे
हमारा बॉडी जो है सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इन सब का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो साइकोलॉजी के अंतर्गत होगा। और वैसे सेल पर ही आपका थर्ड यूनिट जो है वो सेल का ही है, चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर 8 का ही है आपका। इसके मेनली आपको एक चैप्टर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जब हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, जैसे फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, और यूरिन फिल्टर होता है, तो उन सब का जो स्टडी करेंगे वो लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जब भी किसी प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो किसके अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, उस प्लांट का नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, या अगर वो एनिमल है तो उस एनिमल का बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है, और उसकी पहचान क्या है, ठीक है। इन सब का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिश्ता है, कैसे हम लोग जो है इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, अगर इन्वायरमेंट में शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, ठीक है, प्योर एयर नहीं मिल पाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। इन सब का जो स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8 में, 9 में, 10 में भी पढ़ा होगा। इसे हिंदी में भ्रूण कहते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम वैसे गुण जो रिप्रोडक्शन के टाइम माता पिता की ओर से डीएनए के द्वारा लिए जाते हैं उन्हें ही इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और उन इनहेरिटेंस के स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फूड एंड अदर मेडिसिन etc इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। किसी भी हम लोग फूड का कैसे यूज करते हैं, किसी भी मेडिसिन का हम लोग कैसे यूज करते हैं, उससे कैसे बनाया जाता है, इन सब का स्टडी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बच्चों हमारा नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए हम चैप्टर के पास चलते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। नाम से ही पता चलता होगा बच्चों कि लिविंग वर्ल्ड है, यानी हमें इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है। तो जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लिविंग है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ इसे देखकर बताओ कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप उसमें क्या क्या देखोगे, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या देखोगे, उसके फीचर्स क्या क्या देखोगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग। हमारा फर्स्ट टॉपिक ये बच्चों फीचर्स ऑफ लिविंग, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट फीचर होता है बच्चों ग्रोथ, ठीक है। लिविंग का फर्स्ट फीचर होता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब इरिवर्सिबल इंक्रीज हो, ठीक है, जैसे कि कोई आदमी है 6 फुट का है, ठीक है, तो वापस वो 5 फीट का तो नहीं हो सकता, वो आप जितना छोटा वो जन्म लिया था वहां से लेकर वो कितना 6 फुट तक गया, तो उसके साइज इंक्रीज हुए, लेकिन वो घट नहीं सकते हैं, उससे हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल साइज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो वही इसका डेफिनेशन है, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। और जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी बड़ा पेड़ है तो वापस वो छोटा भी तो नहीं हो सकता, उसी को हम लोग इरिवर्सिबल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली सेल डिवीजन के कारण होता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन। जब तक हमारे सेल डिवाइड नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ, यानी जब तक जीवन रहेगा प्लांट में तब तक उनका ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में ग्रोथ 19 ईयर्स तक ही होते हैं, सॉरी ह्यूमन में 19 ईयर्स तक होते हैं। अगर सभी एनिमल्स की बात किया जाए तो उसका सबका एक सर्टेन एज होता है, एक निश्चित आयु दी जाती है कि इसी आयु तक उस एनिमल का ग्रोथ होगा। जैसे ह्यूमन का कितना
ह्यूमन का 19 ईयर्स है, ह्यूमन 19 ईयर्स के बाद कभी ग्रोथ नहीं करता। हाँ, आप अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, आप पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग कहेंगे ग्रोथ का, ठीक है। लेकिन हम इसे सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ लिविंग कर सकते हैं, इससे हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं। यानी इससे यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है कि यह ग्रोथ जो है सिर्फ लिविंग में होगा। होता क्या है ना कि ग्रोथ नॉन लिविंग्स में भी होता है, ठीक है। नॉन लिविंग जितने भी थिंग्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ये कोई स्नो माउंटेन है, ठीक है। ये क्या है, स्नो माउंटेन है, ठीक है। तो अगर इस पर आप बर्फ गिरते हैं, ठीक है, ये बर्फ गिरा, ठीक है, और बर्फ गिरे, ये लिखिए, ठीक है। पहले यहाँ तक, पहले इस पेड़ की लंबाई कितनी थी, यहाँ तक थी, अब कितनी हो गई, अब यहाँ तक। यानी इतना जो है ना पेड़ की ऊंचाई, सॉरी पहाड़ की ऊंचाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये किसके कारण हुआ, ये स्नो के कारण हुआ। और स्नो कहाँ से है, बाहरी फैक्टर्स हैं, बाहर से आए। यहाँ पे स्नो का क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ है, इसलिए स्नो माउंटेन का क्या हुआ है, साइज जो बढ़ गया है। तो ये बाहरी फैक्टर्स के कारण हुए हैं और ये नॉन लिविंग में है, ठीक है। इसलिए हम इस टाइप के ग्रोथ को कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किससे कहते हैं, जो बाहरी फैक्टर्स के कारण हो और डिपोजिशन के कारण हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्नो का डिपोजिशन हुआ तो क्या हो गया, इसका हाइट, इसका साइज जो क्या हो गया, बढ़ गया। आप एक और एग्जांपल आप लोग देखते हैं, जब पुराने घरों को आप लोग देखते होंगे तो वो रोड के नीचे चले जाते हैं। तो घर तो नीचे नहीं जाते हैं, वो रोड का सरफेस जो है ना उस पर हमेशा डिपोजिशन होते रहता है, हमेशा उस पर नए रोड बनते रहते हैं। तो डिपोजिशन के कारण जो है ना रोड जो है ऊपर ऊंचा उठ गया है और घर वहीं के वहीं है। इसलिए आपको पुराने घर जो भी होते हैं वो सभी रोड के नीचे दिखाई देते हैं। एक्चुअली होते नहीं है, रोड जो है ना उसका साइज बढ़ जाता है डिपोजिशन के कारण, ठीक है। और डिपोजिशन के कारण हो रहा है, यानी बाहरी फैक्टर के कारण हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे। और लिविंग्स में जो ग्रोथ होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण होते हैं। जैसे हमारा सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ हो रहा है, तो सेल डिवीजन क्या इंटरनल फैक्टर है, इसलिए उस टाइप की ग्रोथ वो लिविंग्स में जो ग्रोथ होते हैं, ठीक है। लिविंग्स में जो ग्रोथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। मैंने क्या बताया, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ मेनली सेल डिवीजन के कारण होता है। प्लांट में बात किया जाए तो प्लांट जब तक जीवित रहता है उसमें ग्रोथ होता रहता है। और एनिमल की बात की जाए तो एनिमल में एक एज लिमिट रहता है कि इस एज के पहुंच जाने के बाद उसमें ग्रोथ नहीं होगा। जैसे ह्यूमन का मैंने बताया था कि 19 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है, ग्रोथ की एज। और क्या बताया कि ग्रोथ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीचर कर सकते हैं लिविंग का, लेकिन इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर किसे कहेंगे, जिससे पूर्णतः स्पष्ट हो कि यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग का फीचर है, ठीक है, उसी हम लोग डिफाइनिंग फीचर करते हैं। और क्या बताया कि मैंने बताया कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होते हैं। जैसे यहाँ पे स्नो माउंटेन का एग्जांपल बताया आपको मैंने रोड का एग्जांपल बताया कि रोड में डिपोजिशन होने के कारण उसकी साइज क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो किसी भी थिंग्स में, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ग्रोथ होते हैं और उससे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और लिविंग्स में जो ग्रोथ होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फीचर जो था लिविंग का वो समाप्त हुआ। फर्स्ट फीचर क्या था, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। लिविंग का नेक्स्ट फीचर है हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। Reproduction is a biological process in which any organism produces progeny similar to itself. Reproduction एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार का,
दो प्रकार के, इसका मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन करने का दो मेथड्स है, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ही क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद ही अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी इसमें क्या है, और इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें क्या है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी क्या, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं, तो उसमें ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई भाग होते हैं, मतलब कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बताता हूँ आपको, एग्जांपल लेकर बताता हूँ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्या हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और क्या क्या आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, और भी ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें ग्रोथ किन के कारण होता है, ग्रोथ के कारण होता है, ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं फ्यूजन, मेथड को हम लोग कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। यूनिसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फ्यूजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये फ्यूजन किस पर निर्भर करता है, तो फ्यूजन जो है ना ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। जैसे कोई भी जैसे ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ग्रोथ हो गया, इसका साइज बढ़ गया, ग्रोथ हो गया। अब ये वापस क्या होगा ना, दो भागों में टूट जाएगा, समझे। एक पहले सिंगल सेल था, ठीक है, ये इसका साइज बड़ा हो गया, तो ये क्या, दो सेल्स में टूट गया। इसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किसके कारण हुआ, ग्रोथ के कारण हुआ। अरे भाई ये ग्रोथ हुआ है इसका, तो क्या हो गया, ये फ्यूजन हुआ इसमें। तो इसे हम लोग कह सकते हैं, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज साइनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। ये आप लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने फर्स्ट बैक्टीरिया। अब जैसे हम लोग और ऑर्गेनिज्म लेते हैं, इससे हम लोग सेकेंड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, हाइड्रा, ओबेलिया, ठीक है, ईस्ट। हम लोग जब भी हाइड्रा लिखते हैं, ओबेलिया लिखते हैं और ईस्ट लिखते हैं, तो इसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं, बोटैनिकल नेम्स होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम में बोटैनिकल एंड जूलॉजिकल नेम्स दोनों आते हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को ये नोमेनक्लेचर में, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, जब भी साइंटिफिक नेम आपको दिखेगा उससे हम लोग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रा में जितने भी होते हैं ना, वो हाइड्रा, ओबेलिया और ईस्ट, इसमें जो ग्रोथ होते हैं वो बर्डिंग के कारण होते हैं। बर्डिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। बर्डिंग यानी जैसे कि ये मान लो आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ये मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोग जानेंगे, गैमेट्स ऑफ फ्यूजन। और अगर हाइड्रा की बात की जाए बच्चों, तो जैसे ये मान लो हाइड्रा है, ठीक है, इसमें अगर रिप्रोडक्शन होना हो तो कैसे होगा, यहाँ पे बॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। फिर ये बॉट जो है बड़ा होगा, फिर ये क्या है, टूट जाएगा। यहाँ देखिए कली नुमा था, एकदम थोड़ा सा था, फिर ये बड़ा हो गया और फिर ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया। तो इसी को लोग बर्डिंग कहते हैं।
खली जैसी संरचना बाहर निकलती है उस ऑर्गेनिज्म से और वो वापस टूट जाती है और एक स्वतंत्र जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, ये बडिंग में होता है। बडिंग किसमें बताया मैंने आपको? हाइड्रा में, ओबेलिया में और ईस्ट में। अगर आप लोग एल्गी लें, ठीक है, तो एल्गी में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन के कारण होता है। फ्रैगमेंटेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड होता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं चर्चा करूँगा प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया जिसे फ्लैट वॉल भी कहते हैं। प्लेन एरिया क्या है? प्लेन एरिया हैज एबिलिटी टू डेवलप लॉस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, प्लेन एरिया एक ऐसा जीव है ना जो मेनली कभी मरता ही नहीं है, कभी नहीं, नेवर। जैसे ये कोई प्लेन एरिया है, ये भाग कट गया ना, फिर भी इसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये भाग का, इसका अगर पूरा पार्ट भी आप लोग काट दें, इसे सैकड़ों भागों में भी बांट देना, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये वापस एक नए प्लेन एरिया का निर्माण कर देगा। जितने भी भाग, जैसे यहाँ पर एक भाग है ना, यहाँ पर मैंने एक भाग लिया, तो ये वापस एक नए प्लेन एरिया का निर्माण कर देगा। समझे? इसमें लॉस्ट पार्ट को डेवलप करने से, यहाँ पे ये एक प्लेन एरिया, इसका इतना पूरा पार्ट था, इससे इसने क्या किया? लॉस्ट कर दिया, खो दिया, टूट गया, फिर जो भी हो गया, तो इसे वापस से डेवलप कर लेता है। समझे? और इस प्लेन एरिया में जो रिप्रोडक्शन हुआ ये, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, क्योंकि वापस पूर्णतः ये अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ बच्चों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त। ठीक है, मैंने क्या बताया? तो दो मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या होगा? इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती हो। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने का मतलब क्या होगा? इसमें दो ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली जब दो ऑर्गेनिज्म होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तभी तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसमें यही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और इसी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस इतना ही जानेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि टॉपिक लंबा है। और अगर इसमें नीट की बात की जाए बच्चों, मैं शुरुआत में बताया नहीं, अगर नीट की बात की जाए ना, तो इसमें मेनली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली एक ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो यानी मार्क्स की बात की जाए, मार्क्स में क्या 4 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन रहेंगे तो 4 नंबर के रहेंगे, अगर 2 क्वेश्चन रहे तो 8 नंबर के रहेंगे। मेनली एक ही क्वेश्चन आता है, यानी 4 मार्क्स का कोई इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया नीट में क्वेश्चन कितने आते हैं। हमने ग्रोथ को जान लिया, रिप्रोडक्शन को जान लिया, ये 2 फीचर्स लिविंग्स के। हमारा थर्ड फीचर है बच्चों मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे बॉडी में हमेशा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते रहते हैं रिएक्शन से। ठीक है, हमारे हर टाइम हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं। हम लोग उन सभी रिएक्शंस को मिलाकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जैसे रिएक्शन 2 प्रकार के होंगे, एक क्या होंगे? बड़े रिएक्शन होकर के बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, और छोटे मॉलिक्यूल्स जो है छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। 2 हुए ना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, या कहा जाए कि उस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, यानी वो मॉलिक्यूल टूट जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, वैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन
जिसमें कोई लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट जाता हो उससे हम लोग क्या कहेंगे कैटाबोलिज्म। इसलिए अगर इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इससे रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है बच्चों, स्मॉलर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा ताकि लार्जर बने, तो उससे हम लोग कहते हैं बच्चों एनाबॉलिज्म। ठीक है, वैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें क्या हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हो, यानी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है एनाबॉलिज्म में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में मेनली यही था क्या, केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार के हुए, एक लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर मॉलिक्यूल्स में जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इसके एग्जांपल मैंने बताया आपको रेस्पिरेशन, और दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या बताया, स्मॉलर टू लार्जर, यानी इसमें क्या होगा मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे एनाबॉलिज्म कहेंगे। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या मेटाबॉलिज्म, यानी ये हमारा क्या थॉट था, हमने ग्रोथ जाना, रिप्रोडक्शन जाना और मेटाबॉलिज्म जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फीचर्स कर सकते हैं लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में होता है। और बात की जाए मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर होगा, क्योंकि ये जो है नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। हमारे जो लेबोरेटरी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो सभी एंजाइम्स के कारण होते हैं। और एंजाइम कैसा, वो हमारे सिर्फ बॉडी में, सिर्फ लिविंग के बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं, नॉन लिविंग्स में पाए नहीं जाते हैं और ना ही उसे लैब में बनाए जाते हैं। एंजाइम्स के कारण हुए, और एंजाइम्स क्या सिर्फ लिविंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग यानी मेटाबॉलिज्म को हम लोग कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं लिविंग का। ठीक है, पूरा है ना, यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिज्म को जान लिए। हमारा नेक्स्ट फीचर होगा लिविंग का नेक्स्ट फीचर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। मेटाबॉलिज्म में बच्चों में एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि हाथी जो है धीरे धीरे चलता है, चूहा तेजी से चलता है, हाथी जल्दी थक जाता है, चूहा नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं या लार्जर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी लार्जर एनिमल है, जैसे मैंने बताया आपको एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट में क्या होता है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मास ज्यादा होने के कारण उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत कम होते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ही कम होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेस। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होगा तो यानी क्या, एनर्जी ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए हाथी या कोई भी बड़े जानवर जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी उनका उतना जनरेट नहीं हो पाता है। और उसी अगर मैं छोटे जीव की बात करूँ, जैसे रैट का ही, ठीक है, या रैट हो गया, स्नेक्स हो गया, तो इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ना,
वो ज़्यादा होती है। जैसे एक एलिफेंट जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी एक एलिफेंट जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उतने ही टाइम में रैट या स्नेक्स हैं, जितने भी छोटे जीव है ना, वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। और एनर्जी प्रोड्यूस एलिफेंट्स में ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता है, ज़्यादा लंबे टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए हाथी जो है ना क्या क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। और रैट और स्नेक्स में क्या होते हैं, ये बनते रहते हैं, तेजी में बनते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये तेजी से चलते हैं। यानी किस पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग मोटा देखे होंगे, कोई भी इसे मोटा आदमी क्या, अगर चरतल्ला मकान दे दिया जाए तो उसमें चढ़ते चढ़ते वो क्या हो जाएगा, थक जाता है, हाँफने लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसके मास के कारण है, क्योंकि जिस बॉडी में भी मास ज़्यादा होता है ना, मास उसमें केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होता है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन धीरे धीरे होगा, तो एनर्जी क्या है, देर से प्रोड्यूस होता है। हमारे नेक्स्ट फीचर क्या था बच्चों, कंजियसनेस। ठीक है, कंजियसनेस का मतलब होता है चेतना। हमारे आसपास जितने भी चीज़ हो रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है, तो आप लोग इसे देख पा रहे हैं। तो किसके द्वारा देख पा रहे हैं, आई के द्वारा देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी आसपास में आपके जो भी चीज होते हैं ना, वो कंजियसनेस के द्वारा ही पता चलता है, चेतना के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, और ये मेनली सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं। कंजियसनेस हम लोग सेंस ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं। सेंस ऑर्गन कौन कौन होते हैं, जैसे आई हो गए, ईयर, नोज, ये 5 मैंने बताया आपको, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये पांचों क्या होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बच्चों जब आप 3-4 में होंगे तभी आप लोगों को बताया हो गया होगा कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आई क्या क्या काम करता है, आई देखने का काम करता है, ईयर सुनने का काम करता है, नोज सूंघने का काम करता है, टंग क्या है, टेस्ट का काम करता है, और स्किन क्या है, हमारे पता चलता है कि कोई हमें टच कर रहा है। ठीक है, यानी कंजियसनेस में मेनली जो है क्या पता चलता है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है। जैसे आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो आपको किस फीचर के द्वारा पता चलता है, कंजियसनेस के द्वारा। और ये भी क्या है, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, कंजियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। क्यों नहीं है, क्योंकि कंजियसनेस जो होते हैं ना वो नॉन लिविंग्स में भी होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई कार आपको सड़क पर लगी रहती है, जब उस कार को टच करते हैं ना तो वो आवाज करने लगती है। ठीक है, आप कई कार से आ चुके हैं, तो क्या उस कार में कंजियसनेस है। ठीक है, उसमें कंजियसनेस का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम लोग इससे लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग्स में भी होता है। डिफाइनिंग फीचर हम लोग किसे कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में हो। हम लोग क्या डिफाइनिंग फीचर मिलने यही है, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यही दो क्या है डिफाइनिंग फीचर हैं आपके। और फिफ्थ की बात की जाए बच्चों, तो फिफ्थ है हमारा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या है, फिफ्थ फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग का 5वां फीचर है मूवमेंट। क्या है मूवमेंट, मतलब वो है कि गति में होना। मूवमेंट मेनली 2 प्रकार के, ठीक है, एक होगा आपका इनविजिबल, दूसरा होगा आपका विजिबल। इनविजिबल और विजिबल का मतलब सब लोग जानते ही होंगे। इनविजिबल का मतलब हो तो वैसा चीज जो हमें नहीं दिखाई देता, विजिबल का मतलब हमें दिखाई देता। इनविजिबल में क्या आ जाएगा, जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो क्या है इनविजिबल है। हमारे बॉडी में से हमारी नसें हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्या मूवमेंट है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं, उसे हम लोग इनविजिबल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजिबल मूवमेंट। तो वैसा मूवमेंट जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कोई कार जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई आदमी जो है घर से स्कूल जाता है, घर से कोचिंग जाता है, क्लासेस जाता है, तो उस समय क्या है विजुअल मूवमेंट यानी लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों यहाँ पे मूवमेंट समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग
5 फीचर्स जाने लिविंग्स के, ठीक है। क्या? ग्रोथ जाने, रिप्रोडक्शन जाने, मेटाबॉलिज्म जाने, कंजेशनस जाने और मूवमेंट जाने, ठीक है। अगर आप लोग डिफाइनिंग फीचर की बात करेगा तो डिफाइनिंग फीचर ये हो जाएगा रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, मास क्या करता है, मास के कारण ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंजेस होते हैं। मैं बता ना, मास के कारण मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंज होते हैं, इसे याद रखिएगा। नीट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ईयर तो मुझे नहीं मालूम है, नीट में क्वेश्चन आए थे ये, ठीक है, कि मास जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे चलता है और कोई भी एक छोटा जानवर जो तेजी से चल पाता है, क्यों? तो मास के कारण ही होता है। मास के कारण जो है ना उसमें आगे जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होगा, और जिसका मास कम रहेगा उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन तेजी से होंगे, ठीक है। इस कारण से आप लोग कर सकते हैं इसे, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था फीचर्स ऑफ लिविंग समाप्त हुआ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये हमारा सेकंड टॉपिक हुआ। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या जाने, फीचर्स ऑफ लिविंग या उसको कह सकते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो अगर हम लोग बात किया जाए पूरे अर्थ की, ठीक है ना, तो पूरे अर्थ पर बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका खोज हो चुका है लेकिन वो उसका नाम नहीं पता चल पाया कि उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम अभी तक रखा नहीं जा चुका है, ठीक है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में पता भी लग चुका है, उसका नॉमेनक्लेचर भी हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है, क्लासिफिकेशन भी हो चुका है, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका टैक्सोनॉमी में भाग है, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं नॉन ऑर्गेनिज्म। यानी इतने मिलियन 1.7 to 1.8 मिलियन यानी क्या 17 से 18 लाख इतने ऑर्गेनिज्म का हमारे अर्थ पर पता लग चुका है, ठीक है। अब इतने ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो इन सब का एक साथ पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जो है क्या अपने अलग अलग फीचर्स को क्या शो करते हैं। तो इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन है सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो हम लोग क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, उसके चेंजेस के अनुसार पे, उसमें ग्रोथ के अनुसार पे, या मैं आपको बताऊंगा हमारा सेकंड चैप्टर जो है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के कारण हम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो जितने भी क्या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और क्या माइक्रोब्स होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें जो वेरिएशंस होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर इंटरमीडिएट के आधार पर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट यानी 12th में अगर आप लोग देखें तो इस पर इसे क्वेश्चन आएंगे बायोडाइवर्सिटी। मैंने बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या बताया, द वेरिएशंस इन एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स, द वेरिएशंस इन एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हमारे अर्थ पर कितने नॉन ऑर्गेनिज्म हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, और इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और ये क्या हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम लोग बांट कर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि इतने ऑर्गेनिज्म का बारीकी से अध्ययन करना तो मुश्किल है, इसका हम लोग सभी का स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करके स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ही, ठीक है। और ये नॉमेनक्लेचर वर्ड आया कहाँ से, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जिससे मैं ही हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जो भी है, तो क्या मुझे ये इसका नाम दिया गया है। अब जैसे घर में मुझे कोई छोटू बुलाता है या कुछ भी बुलाता है, ठीक है, तो घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है,
ठीक है। जैसे घर में आपको भी कोई कहता होगा, घर में छोटू कहता होगा, या अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो क्या कुछ भी कर सकता है, खोरन, मोहन, मखोरन, या जो भी गांव के तो अलग अलग नाम होते हैं। तो क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकल नेम्स के द्वारा जाने जाता है। जैसे भिंडी, आप लोग जाइएगा, जैसे हमारे यहाँ भिंडी कहते हैं, लेडीज फिंगर को हम लोग भिंडी कहते हैं, ठीक है। तो भिंडी क्या, ये एक लोकल एरिया का नाम है। अगर आप लोग बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि भिंडी कहने पर आपको भिंडी नहीं समझे, तो आपको नहीं, आप जिसको अगर सब्जी लेने जाते हैं तो आपको हो सकता है कि भिंडी नहीं समझे कि ये क्या मांग रहा है, भिंडी मांग रहा है या कौन सी सब्जी मांग रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लोकल नेम्स के द्वारा ही जाने जाते हैं, लोकल नेम्स के द्वारा। अब जैसे कि अब मैंने कहा कि भिंडी आप लोग लेते हैं तो बहुत सारे शहरों में जाएंगे या बहुत सारी जगहों पर जाएंगे आप, या आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे तो भिंडी कहने पर नहीं समझेंगे कि ये कौन सा वेजिटेबल मांग रहा है। तो उसका क्या कोई एक नाम होगा ऐसा होता है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता है इसलिए पड़ी ताकि उस नाम से उसे सब कोई जाने, पूरे वर्ल्ड में दिया जा सके, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर का जो साइंटिफिक वे होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है क्या, नॉमेनक्लेचर का जो साइंटिफिक वे होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अब यहाँ से आया क्या, नॉमेनक्लेचर से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया किसने था, तो इसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने ही प्रस्ताव रखा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई प्लांट है या एनिमल्स है, तो उनका हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे, इन सभी के बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे जैसे कोई भी अगर क्या है प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स का जो नॉमेनक्लेचर होगा उससे हम लोग कहते हैं बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और बोटैनिकल मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। प्लांट्स में जो नॉमेनक्लेचर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल में का जो नॉमेनक्लेचर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब बात आई कि इसका नाम रखा कैसे जाता है, आखिर कोई तो ऐसी संस्था होगी जो इसका नाम को नाम को रखती होगी। तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर को जो नाम रखती है ना उस संस्था को हम क्या कहते हैं, ICPN, और जूलॉजिकल को ICZN। इसे एक संस्था कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं कि अगर कोई रूल हो तो उसे किस के अंतर्गत रखा गया है, रूल ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर को ICPN का फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपका आप लोग अगर देखें नीट का प्रीवियस क्वेश्चन, तो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ICPN का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का देखा जाए तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ तो हम लोगों ने जान लिया कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर को हम लोग क्या कहेंगे और एनिमल का नॉमेनक्लेचर को हम लोग क्या कहेंगे। अब बात आती है कि इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जितने भी बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर होते हैं, सॉरी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होते हैं, उसे हम लोग लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं। सभी को नहीं, मैक्सिमम जितने भी नॉमेनक्लेचर होते हैं ना उसे हम लोग लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं, मैक्सिमम। यानी मैं ये नहीं कर रहा हूँ सभी को हम लोग लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं, मैक्सिमम को लिखते हैं, ठीक है। अभी बाइनोमियल है, ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, बाई का मतलब दो। अब इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीनस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जीनस होगा, सेकेंड वर्ड क्या होगा, स्पीशीज, ठीक है। जीनस का मतलब होता है बच्चों जेनरिक, ठीक है। और स्पीशीज का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। यानी जीनस क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के जेनेरिक नेम को दर्शाता है,
और स्पीसीज क्या करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये तो हम लोग जान लिए ये लैटिन वर्ड्स के कारण होते हैं। अब बात करते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट बोटैनिकल नोमेनक्लेचर्स, सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। तो जीनस, जितने भी हमारे जीनस होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर होगा तो उसमें जो जीनस वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये एम जो मैंने लिखा ना, एम, ठीक है, फर्स्ट लेटर है जीनस का। तो जीनस का जितने भी फर्स्ट लेटर होंगे ना वो कैपिटल लेटर्स में होंगे, ये रूल है। ठीक है, नोमेनक्लेचर को लिखने का ये रूल है क्या, कि जीनस का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सभी स्मॉल होंगे। और स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज जितने भी होंगे सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में होंगे। आप लोगों ने कभी भी अगर नोमेनक्लेचर, जैसे आप लोग जानते होंगे ह्यूमन का होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग कि सेपियंस को हमेशा छोटे अक्षरों में लिखते हैं और होमो का सिर्फ एच बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए क्या, इसमें जीनस का फर्स्ट लेटर जो होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है, और क्या इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि सभी को हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर वो हैंड रिटन हो तो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम क्या हो, हैंड रिटन हो यानी हाथ से लिखा हुआ हो, तो हम लोग उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी दोनों को अंडरलाइन करेंगे। मैंने लिखा क्या, मैंजिफेरा इंडिका, मैंने दोनों को अंडरलाइन किया। हम लोग इसे ऐसे नहीं कर सकते, ये ना कि दोनों में ऐसे करके खींच देंगे, दोनों में नहीं करना, सेपरेटली करना, यानी अलग अलग अंडरलाइन करना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि सब स्पेसीज, सॉरी साइंटिफिक नेम्स भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जैसे मैंजिफेरा इंडिका किसका बोटेनिकल नेम है, मैंगो का है। मैंगो का स्टडी जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस को हम लोग अगर लैटिन में लिखेंगे तो क्या, लिन लिखेंगे। ठीक है, लिन क्या, लिन का मतलब क्या हुआ, कैरोलस लिनियस। मैंने लिन क्यों लिखा, क्योंकि कैरोलस लिनियस को अगर हम लोग लैटिन वर्ड्स में लिखेंगे तो लिन लिखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ छूट गया, मैंने बताया कि हैंड रिटन अगर होंगे वो तो क्या होंगे, उसे हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर वो टाइप रिटन हो, टाइप रिटन का मतलब जो टाइप करके लिखा जाता हो कंप्यूटर द्वारा, तो उसे हम लोग इटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं, इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं। इटैलिक लेटर्स का मतलब क्या हुआ, तिरछा। ठीक है, इटैलिक लेटर्स का मतलब होता है तिरछा। अगर टाइप रिटन हो तो इटैलिक में, अगर हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन करेंगे। फिर मैंने बताया कि इसमें उस साइंटिस्ट का भी नाम जोड़ेंगे जो इनका स्टडी किए हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका यानी मैंगो प्लांट का स्टडी किए थे कैरोलस लिनियस, इनका मैंने लैटिन नेम लिखा क्या, लिन। हम लोग इसे ना ही अंडरलाइन करेंगे और ना ही इसे क्या करेंगे, इसे इटैलिक लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इटैलिक लेटर में सिर्फ ये दोनों को लिखेंगे, मैंजिफेरा और इंडिका को। लेकिन लिन को हम लोग इटैलिक, ना ही इटैलिक लेटर्स में लिखेंगे और ना ही इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल क्या हो जाता है, नेक्स्ट रूल हमारा हो जाता है 3 to 12। किसी भी जीनस में या स्पेसीज में 3 से 12 लेटर्स ही होंगे। जैसे मैंजिफेरा, इसमें कितने लेटर्स हैं, इसमें 9 लेटर्स हैं। इंडिका, इसमें 6 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये हमेशा 3 और 12 के बीच में ये रूल्स होते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया रूल, फर्स्ट मैंने बताया कि एम जो कैपिटल होगा या जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल में होगा। सेकंड मैंने क्या बताया, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और अगर हैंड रिटन हो तो, अगर टाइप रिटन हो तो इटैलिक में लिखेंगे। फिर मैंने क्या बताया, इसमें लिन यानी साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं, उनका लैटिन नेम। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मैंने बताया कि 3 से 12 लेटर्स के बीच में ही रहेंगे। ये हुए आपके बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंने आपको क्या बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होंगे, फर्स्ट होगा जीनस और सेकंड होगा स्पेसी। जीनस दर्शाएगा जेनेरिक नेम को और स्पेसी दर्शाएगा स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, और जितने भी मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होंगे वो लैटिन वर्ड से लिए गए होंगे। और वो क्या बताया मैंने आपको कि जीनस का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होगा और बाकी सभी स्मॉल होंगे, और स्पेसीज का फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर स्मॉल्स में ही होंगे। और फिर मैंने बताया कि अगर वो हैंड रिटन हो तो उसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर टाइप रिटन हो तो उसे इटैलिक लेटर्स में लिखेंगे। और फिर मैंने क्या बताया कि 3 साइंटिस्ट का नाम जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, जैसे बताया ना मैंने मैंजिफेरा इंडिका, लिन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है लिनियस।
और क्या बताया 3 से 12 लेटर्स ही होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ह्यूमन का। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस सॉरी, हम लोग इससे अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन का क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस सैपियंस। तो हम लोग इसमें क्या किए? होमो को अंडरलाइन किए, सैपियंस को अंडरलाइन किए। ठीक है, और इसमें इस सैपियंस को भी अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये किसी का साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये सब स्पेसीज। ये होमो क्या है हमारा? जीनस। सैपियंस क्या है? स्पेसीज। और वापस से एक जो सैपियंस आया है ना, इसे हम लोग कहेंगे सब स्पेसीज। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में, मैंजीफेरा को मैंने क्या बताया था? और जीनस। इंडिका को मैंने बताया था क्या? स्पेसीज। और लिन को बताया था साइंटिस्ट का नेम, लिन यानी लिनियस को। और इसमें जो सेपियंस है ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये सब स्पीसीज है। यानी ये क्या है? 3 वर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन यानी होमो सैपियंस सैपियंस। ठीक है, पहले ह्यूमन का नॉमेनक्लेचर था क्या? होमो सैपियंस, लेकिन अब हो गए हैं होमो सैपियंस सैपियंस। यानी इसमें 3 वर्ड से मिलकर बने हुए हों। और जो भी नॉमेनक्लेचर 3 वर्ड से मिलकर बने हुए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में मिली यही है। बाइनोमियल में 2 वर्ड होंगे, ट्राइनोमियल में 3 वर्ड्स होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया? नॉमेनक्लेचर बता दिया। इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी बताया, इसमें जीनस और स्पीसीज होंगे सिर्फ। और ट्राइनोमियल में क्या बताया? जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे जान लिए नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी का मैंने आपको शुरुआती वीडियो में क्या बताया है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और क्या बताया है? हाँ, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। The study of identification, nomenclature and classification is called taxonomy. Taxonomy का definition क्या हो गया? The study of identification, nomenclature and classification is called taxonomy. Taxonomy मतलब हम लोग इसे बांटेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया क्या? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा था, शुरुआती में भी बताया था क्या 1.7 to 1.8 मिलियन नॉन ऑर्गेनिजम्स है। अब इन सभी को पढ़ना तो इतना आसान है नहीं कि सबको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, तो हम लोग उसे क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, जिससे हम लोग टैक्सोनॉमी मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या मेनली अभी यही जानना है। ठीक है, और बाकी हम लोग जानना है टैक्सोनॉमी को थर्ड टॉपिक में। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक होगा बच्चों क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। मैंने 2 टॉपिक को यहाँ पे समाप्त किया। इस चैप्टर को मैंने 2 भागों में बांटा है, सॉरी 4 टॉपिक्स में बांटा है। फर्स्ट फीचर्स ऑफ लिविंग, सेकंड डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, थर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और फोर्थ को टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपका यही 4 टॉपिक्स में दिया हुआ। इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स को समाप्त किए। अब हम लोग आगे जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं उससे हम लोग कल की वीडियो में शामिल हैं।